नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय पांडे का पुलिसिया करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। मुंबई पुलिस में रहते हुए इन्होंने कई अलग अलग पदों पर काम किया। जब मुंबई में दंगे हो रहे थे तो उस दौरान ये धारावी इलाके के डीसीपी हुआ करते थे और जिस तरह से इन्होंने वहां पर सांप्रदायिक हिंसा पर काबू पाया था उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। इसके बाद जब मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में इनका तबादला हुआ तो वहां पर भी ये चर्चित हुए जब इन्होंने चमड़े घोटाले का इन्वेस्टिगेशन किया था। जहां पर भी संजय पांडे की पोस्टिंग हुई वहां पर कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया जो हमेशा चर्चा का विषय रहा। लेकिन इस बीच इन्होंने पुलिस सेवा से अपना इस्तीफा भी दे दिया था और कुछ वक्त तक ये पुलिस महकमे से बाहर भी थे। लेकिन फिर उसके बाद वापस पुलिस विभाग में इनकी वापसी होती है और फिर आगे चलकर ये महाराष्ट्र के डीजीपी बनते हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर बनते हैं। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद संजय पांडे जी ने एक नई पारी खेलने का फैसला किया है और ये पारी राजनीति की है। संजय पांडे जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। संजय जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि खाकी छोड़ने के बाद आप खादी का रास्ता क्यों अख्तियार कर रहे हैं? क्या सोचकर अब आप राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, ये विचार बहुत पहले का है और ये विचार आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप एक जो भी पुलिस कर्मी है, आईएएस है, ये एक सरकारी कर्मचारी कहा जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं। तो हर सर्वेंट, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसकी इच्छा ये होती है कि जो अगर मौका लगे तो मैं क्यों ना गवर्नमेंट बनूँ, क्यों ना मैं शासन में प्रवेश कर सकूँ। तो ये इच्छा मेरी 2004 में, जिस वक्त मैं नौकरी में नहीं था, उस वक्त भी मैंने कोशिश की थी कि मैं जो साउथ सेंट्रल कंस्टिट्यूंसी है धारावी जिसमें आता है कि वहाँ से मेरे को टिकट मिले। बहुत प्रयत्न करने के बाद मुझे शायद मैं उसमें सफल नहीं हो सका, तो फिर मैंने वो इरादा जारी रखा और 2009 में दोबारा, आपको पता नहीं होगा, मायावती जी ने जो हमको वहाँ से बसपा ने टिकट दिया, लेकिन मैं उसमें लड़ा नहीं क्योंकि मुझे जीतने की आकांक्षा बहुत कम चांसेस थे जी। और उसके बाद 2014 में भी किसी लोगों ने, कुछ लोगों मैं नौकरी में था। अब जब मैं नौकरी से बाहर आया तो मुझे, मेरा हमेशा से ये रहा कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट की जो सर्वेंट वाली संज्ञा है इसको किसी तरह से मैं दूर कर सकूं। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सबके कहीं ना कहीं मन में ये रहता है। हाँ, बहुतों को शायद अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आज इस मुंबई में जहाँ मैं रहा हूँ और यहाँ पर समाज जो है, जहाँ के लोग हैं, शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे को देंगे। तो ये देखकर मैं अब खादी ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन ये बताइए कि आपकी विचारधारा क्या रहेगी? आपके पास कोई प्लान है? अगर आप राजनीति में आएंगे, सफलता आपको मिलती है, तो आप कौन से 3-4 बड़े काम करना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में जो मैं अभी भी देख रहा हूँ, जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पारदर्शिता राजनीति में नहीं है। जैसे आप पूछेंगे कि वैसे कोई पक्ष है, किसी से आप ज्वाइन करना चाहो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो कोशिश भी की होगी और करने की इच्छा भी रही होगी। तो ये सारे बहुत क्लोज कोटरी में आ गए हैं और इसमें जनता का तो कोई लेना देना ही नहीं। आज आपने इलेक्शन देने के बाद 5 साल तक आप इंतज़ार करिए कि जब आपका सरकार आपके द्वार पे आएगी। मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा एक प्रश्न है और बहुत बड़ी एक मुद्दा है कि सरकार आज लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के साथ, ये चीज़ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भी है, लेकिन ये होती नहीं है, सिर्फ 5 साल में एक बार दिखती है। आज जनता को कम से कम एक वजूद तो होगा कि हमारा एक नेता है जिसके पास हम कभी भी जा सकते हैं। आपने पुलिस महकमे में देखा होगा, मैंने पुलिस में अपना नंबर दिया हुआ था और बॉम्बे सिटी में बहुत से सिटीजन्स मेरे को डायरेक्टली संपर्क करते थे। मैं वही प्रथा चालू रखूँगा। हमारे जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं वो हमको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरे से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने फ़ोन खुद, पुलिस कमिश्नर था, डीजी था, तो करता था। क्या ये नागरिकों का कोई हक नहीं है कि वो कहें कि नहीं साहब, हमारे घर के बाजू में आप मेट्रो बना रहे हैं, हमें रात भर नींद नहीं आएगी? एक समय ऐसा था कि एक बहुत बड़ी अभिनेता और बहुत बड़ी गायिका थी जिनकी वजह से शायद एक जगह एक पुल बनाने, बिल्कुल, आप लता मंगेशकर जी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जो उनके घर के सामने से पेडर रोड फ्लाईओवर गुजरने वाला था और उन्होंने विरोध जताया था। उन्होंने विरोध जताया था, उनकी बात मानी गई और वहाँ नहीं बना।
जबकि बहुत से ऐसे लोग हम आज मेरी कंस्टिट्यूएंसी तो छोड़िए पूरे मुंबई में है जिनको बहुत से ऐसे कंस्ट्रक्शन के खिलाफ की खिलाफत है, उसको कमर्शियल मानिए या रेजिडेंशियल मानिए, इसको कौन रोकेगा? आज इसको चेंज नहीं किया जाएगा क्या? क्या जनता को संवाद का मौका नहीं दिया जाएगा? आप जिस दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर थे या फिर डीजीपी थे, उस दौरान उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल था, 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। तो इसकी वजह से एक ये इमेज बन गई कि कहीं आप उद्धव ठाकरे के करीब थे क्या। और बीच में चर्चा भी चली अब से लोकसभा चुनाव के आसपास की हो सकता है कि आप उद्धव ठाकरे की पार्टी से, उनकी शिवसेना से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ इस सिलसिले में आपकी उद्धव से बात हुई थी, या आपकी तरफ से अप्रोच किया गया, या उनकी तरफ से कुछ आया? देखिए, ये चर्चा का विषय एक राजनीतिक है और किसी भी शासकीय कर्मचारी को ये बता देना कि वो उनके साथ है, ये निरर्थक गलत है। और शासकीय कर्मचारी कोई भी होगा, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, वो ज़्यादातर अपने जो नियम और कानून है उसमें चलते हैं, तभी ये सारी संस्था चल रही है, नहीं तो ये सब गिर जाएगा। तो ये मानना कि मैं किसी का नज़दीकी था, ये एकदम गलत है। मेरे उस वक़्त वो चीफ मिनिस्टर थे, तो लाजमी है कि मैं उनके यहाँ जाता हूँगा, उनसे बात करता हूँगा, लेकिन मेरे कोई उनसे जातीय तौर पे कोई संबंध स्थापित हो गए, ये बिल्कुल नहीं। और फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न कि उन्होंने हमको संपर्क किया, बिल्कुल नहीं, उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। मैं उनको मिलने रिटायरमेंट के बाद भी गया था और उस यहाँ से कुछ समय पहले भी उनको मिलने गया था, लेकिन राजनीतिक विषय पर कोई कि हमको आप टिकट दे देंगे कि नहीं देंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही उनकी तरफ से हमारे को इसकी कोई पहल हुई। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि संजय पांडे जी एकदम उद्धव ठाकरे के आदमी थे, ये निरर्थक गलत है। मैं किसी का आदमी नहीं था, मैं शासन का कर्मचारी था और वो शासन में थे उस वक्त, उनके साथ हमें काम करना हमारी बंदिल की थी, वही उतना ही हमारा एक। ये बात इसलिए भी अब कही जा रही है बार बार क्योंकि अभी हाल ही में एक और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ऐसा आरोप लगाया कि जब उन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर ये आरोप लगाया था चिट्ठी लिखकर कि वो 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाते थे सचिन वाजे से, जो अभी एनआईए ने जिनको गिरफ्तार किया है एंटीलिया कांड में, और गंभीर आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के, तो उसके बाद में आपने उन पर दबाव डाला था परमबीर सिंह के ऊपर कि वो मामला वापस ले लें। और इसकी वजह से भी लोग आपको लेबल कर रहे हैं एक तरह से कि आप उद्धव ठाकरे के खास थे। और दूसरा ये कि फडणवीस का भी बयान आया है, देवेंद्र फडणवीस का, उप मुख्यमंत्री का, कि वो कह रहे थे कि साजिश ये थी कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको भी जेल भेजा जाए। और ये सारा कुछ उस दौरान था जब या तो आप डीजीपी थे या मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। मैं तो साफ साफ कहना चाहूँगा कि भाई अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसको आरोप लगाने का एक माध्यम है, और वहाँ पर कई बार इस चीज़ में कोर्ट में भी चर्चा हो चुकी है, एजेंसीज में भी चर्चा हो चुकी है। पुराना मुद्दा है, उसको आज क्यों खड़ा जा रहा है उसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। मैं उसके बारे में और कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब चीज़ें 2 साल 2.5 साल पहले जब मैं डीजी था उस वक्त की बात है, और उसके बारे में कोर्ट्स में भी अभी एफिडेविट दिए जा चुके हैं, एक एजेंसीज ने भी बात की है, तो मामला वहाँ जहाँ का है वहाँ है। अब रही बात कि कोई दूसरे राजनीतिक पक्ष वाले कहें कि हमको कोई अरेस्ट करने वाला था, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे ऐसे सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहाँ का प्रशासन का हेड, जिसको आप सीएम कहते हैं, जो अगर वो किसी को अरेस्ट करवाना चाहे और वो प्रशासन न करे, ये कहीं संभव नहीं है। और ये टोटली एंड कम्प्लीटली मतलब एक राजनीतिक मुद्दा है। ऐसा भी कहा जा रहा है, मैंने सुना है कि किसी की सुपारी ली गई थी। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इस शब्द का उपयोग करके सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को ही नहीं, लेकिन सारे प्रशासकीय अधिकारियों की गरिमा कम करने का एक तरीका है, जिसका कि हमें लगता है जहाँ जहाँ जो भी नेतागण सुने या जनता सुने, इसका निषेध करना चाहिए। क्योंकि सुपारी साहब आपके अंदर काम करने वाले कर्मचारी को नहीं दी जाती, सुपारी किसी अनभिज्ञ आदमी को दी जाती है, जो अगर इतना भी उनको इसका ज्ञान और इसके बारे में गरिमा ये पता नहीं है, इसका क्या क्या महत्व है, तो साहब मैं तो यही कहूँगा कि भाई वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक से संबंध नहीं हूँ, आज मैं राजनीति में प्रवेश करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह के काम करने के लिए नहीं कि किसी को सुपारी देना हो, किसी से सुपारी लेना, ये काम शासकीय कर्मचारियों का नहीं है और न रहेगा और न ही कभी हुआ है। संजय जी,
अब जब आप राजनीति में उतर रहे हैं तो ये बताइए कि कितने व्यापक तौर पे होगा अभी ये जो आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं या आप अपने अलावा और लोगों को भी चुनाव लड़वा रहे हैं? आप की स्ट्रैटेजी आगे की क्या होगी? क्या आप कोई राजनीतिक पार्टी गठित करने जा रहे हैं? वो कितनी बड़ी पार्टी होगी? क्या वो मुंबई तक ही सीमित होगी या राज्य स्तर की होगी या आप देशव्यापी पार्टी उसको बनाना चाहते हैं? ये मुझे समझना है कि कितनी सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जहाँ तक आप एक राजकीय पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं उसका आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा समूह है राजकीय कर्मचारियों का जो रिटायर हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि साहब जो हमारे जो विधायक हैं उनको हमारी समस्याओं के बारे तक ले जाने के लिए कोई भी ऐसा एक प्रतिनिधित्व नहीं है। आप देखिए, शिक्षक का अपना मतदार संघ होता है, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का मतदार संघ है, कुछ नॉमिनेटेड लोग भी नॉमिनेट किए जाते हैं एमएलसी में, लेकिन पुलिस वाला या राजकीय कर्मचारियों का कोई, जेल अधिकारी समझ लीजिए या आप ये होमगार्ड समझिए, इनका प्रतिनिधित्व करने का शासन घटना में कोई भी उल्लेख नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है। तो एक आदमी हमारा यहाँ पर जाए, इस तरह से जब मैं रिटायर होकर यहाँ आया तो बड़े लोगों ने मेरे से चर्चा की, तो मैंने सोचा कि भाई इसको कैसे किया जा सकता है। तो हमने एक चर्चा का विषय भी रखा फेसबुक पर, तो बड़ी प्रक्रिया आई कि हमको लड़ना चाहिए इलेक्शन। तो उस पक्ष बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू की और आज तक वो पक्ष अभी तक कोई तैयार उस बना नहीं है, क्योंकि उसमें एक समय की बात है, उसमें एक समय लगता है। जो वेबसाइट में देखें 3 महीना तो उसी को लगता है बनाने में। तो हम लोग एक विचार मंच के कई लोगों को हमने एक विचार मंच में जोड़ा है और उस विचार मंच के तहत मुंबई में और महाराष्ट्र में ऐसे करीब 8 या 10 लोग हैं जिन्होंने हमको संपर्क किया है और जिनका हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। कम से कम कोई तो खड़ा हो। आज की तारीख तो ये है कि जो अगर हम पुलिस की बात करें तो डीआईजी और आईजी के कितने स्टार में क्या फ़र्क है, बहुत से विधायकों को नहीं पता होगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि कितने विधायकों को पता है कि डीआईजी और आईजी के स्टार में क्या फ़र्क है। तो वो जब डीआईजी और आईजी को नहीं जानते तो कांस्टेबल और हवलदार के बीच में तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं जानेंगे। तो ये एक समस्या है। अपने पिछले सवाल से जोड़कर मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी जब पूरे पुलिसिया करियर के दौरान आपकी इमेज एक अपराइट, नो नॉनसेंस, ईमानदार अधिकारी की रही। आपने कई घोटालों का भी पर्दाफाश किया था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको जेल जाना पड़ा। क्या आप मानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल आउटकम था जिसकी वजह से आपकी गिरफ्तारी हुई थी? और चूंकि आप किसी एक पार्टी के साथ, भले ही आप कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं था, आपका कोई अटैचमेंट किसी के साथ नहीं था, लेकिन एक पार्टी के साथ आपका नाम जुड़ गया था और उसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा और इस राजनीति की वजह से आपको अरेस्ट किया गया। देखिए, मैं इसका उत्तर आपको स्पष्ट दूंगा, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे दूंगा। देखिए, ऐसा है कि राजकीय हिसाब से जो अरेस्ट किया गया, तो मैं ऐसे लोगों को ये आपके चैनल के द्वारा कहना चाहूँगा कि भाई जिसने किया उसको आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। आपकी कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, ये तो ठीक नहीं है। और मैं तो एक कर्मचारी था, लेकिन आपको जो अगर रोष किसी और के ऊपर था तो आपके पास सारे साधन हैं अभी भी और तब भी, आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। एक गरीब आदमी को जिसने शासन में रह के कर्मचारी के तौर से पूरे 35 साल बिना किसी दाग के नौकरी की, आपने कोशिश की और कोशिश में बहुत कुछ कामयाब हुए और शायद मुझे नहीं लगता कोर्ट्स में भी, क्या पता, लेकिन हम उसको लड़ रहे हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई राजनीतिक का आप जनता है इस पर निर्णय ले। मैं 30 जून 2022 को रिटायर होता हूँ और 18 जुलाई 2022 को मेरे अरेस्ट किया जाता है। 7 जुलाई को मेरा केस दाखिल होता है और केस भी क्या कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा था, उसको पांडे जी सुन रहे थे। अरे भाई, अपने फ़ोन को रिकॉर्ड करने का तो मेरे ख्याल से सबको अधिकार है, और जो अगर नहीं है तो शायद कोर्ट ठहराएगा कि वो गलत है। इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। मतलब यही कहना चाहता हूँ कि अब मैं किसी को कहूँगा कि राजनीतिक है तो लोग मेरे ऊपर टिकाएँ करेंगे, लेकिन मैं तो जनता के सामने खड़ा हूँ और जनता के सामने सारे मुद्दे हैं। आप 4 महीने का काम में जो राज्य जनता और आप सर के हमसे बात कर रहे हैं, तो 5 साल के काम को आपके सामने में रखूँगा और आप उसको देखें और फिर आप निर्णय लें कि हाँ भाई, पांडे जी ने बहुत बड़ा घोटाला किया कि नहीं किया। एक सवाल आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है कि आपने बीच में इस्तीफा दे दिया था पुलिस फोर्स से और कुछ वक्त तक आप फोर्स से बाहर थे जब आपका इस्तीफा मंजूर भी नहीं हुआ था।
तो उसके पीछे क्या कारण थे, क्या ऐसे मोटिवेशंस थे कि आपको लगा था कि पुलिस विभाग छोड़ देना चाहिए और फिर आप प्राइवेट सेक्टर में चले गए थे? एक सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगा कि मैं हार्वर्ड से पढ़ा था, आईआईटी से पढ़ के आया, शायद मुझे लगा मैंने निर्णय गलत ले लिया। और उस वक्त इंटरनेट का बूम चल रहा था, एकदम एकदम क्लियर गोष्ट है, Y2K चल रहा था, लोग बहुत बहुत पैसे बना रहे थे। मुझे लगा मैं इंटरनेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, क्यों ना मैं भी इसमें अपनी आजमाइश करूँ। और फिर मैं हार्वर्ड से तभी पढ़ के आया था, तो मुझे लगा कि करना चाहिए। और इसलिए और कुछ चंद वाक़या ऐसे हुए कि मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में था और बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे हमारे महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर वहाँ हुआ करते थे। पर जिस बदसलूकी से वो मेरे से पेश आए, मुझे लगा जब एक ऑनेस्ट अधिकारी इस तरीके से आपसे बदसलूकी कर सकता है तो बस यहाँ तो ऐसे तो मतलब पुलिस खाते में बहुत से लोग हैं। तो वो मुझे बहुत बड़ी रंजिश हुई और उस व्यक्ति विशेष से बात करने के बाद ही मैंने इस्तीफ़ा दिया। और जबकि प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में डेढ़ गुना वेतन मिलता था, तब भी मुझे लगा कि इस बदसलूकी के साथ पुलिस में नहीं रहना चाहिए। और बदसलूकी ऐसे आदमी की जो कि काफ़ी ऑनेस्ट गिना जाता है और है भी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बदसलूकी का नज़रिया और बदसलूकी का बिहेवियर मेरे ख्याल से हम अपने घर के कर्मचारियों के साथ नहीं करते, जो हमारे घर के बर्तन साफ करते हैं। मैं तो उस वक्त AIG था। लेकिन आपने वापस आने का फैसला क्यों किया था फिर? तो वापस आने का फैसले का भी कारण है। वापस आने का फैसले का कारण ये है कि जब मैं छोड़ के चला गया, भाई हाउस बिल्डिंग एडवांस का, जिस घर में आप बैठे हैं, ये हाउस बिल्डिंग एडवांस में हमको उस वक्त 8 लाख रुपये गवर्नमेंट ने दिया था। टोटल कीमत इसकी शायद 12 लाख उस वक्त हुआ करती थी। तो 8 लाख रुपये 8% इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट देती है। तो जब इनको लगा कि भाई मैंने वो लोन लिया हुआ है तो मेरे को आपको अब मार्केट रेट से वो देना पड़ेगा। मैंने कहा सारी दुनिया 8% में देने को तैयार है, आप मार्केट रेट में मेरे से लोगे? तो ये एक मुद्दा था। और इसी बीच में ये वारदात चलते समय मैंने कहा ठीक है साहब, आपको 18% देना है। भाई पैसा मेरे पास ऐसा नहीं था कि हमको वहाँ करोड़ों रुपए सैलरी मिल रही थी। मैं एक मिडिल क्लास की हैसियत से ही वहाँ गया था और साइबर सिक्योरिटी का हेड था, ठीक है, लेकिन सैलरी उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने कहा कि भाई आप इसको 8% मान लीजिए, 18% नहीं मान, 18% बहुत ज़्यादा होगा उस हिसाब से। तो वो नहीं माने तो मैंने विड्रॉ कर लिया रेजिग्नेशन। या विड्रॉ मैंने 2001 में ही कर लिया। तो सच पूछा जाए तो मैं कुल एक करीब 1.5 साल है, पौने 2 साल ही सरकार से बाद, उसके बाद यहाँ पर रफ्तार तेज हो गई और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब कोर्ट में फिर मैंने कहा मैं कोर्ट में जाता हूँ, बिकॉज आप 18% भी लोगे, मेरा विड्रॉल रेजिग्नेशन भी आप नहीं मानोगे, तो फिर क्या होगा। तो मैं वो कोर्ट में गया तो कोर्ट ने 3 साल तक वो महकमा चला। 2005 में उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, आपको लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने 1 साल तक नहीं लिया। फिर उसके 1 साल के बाद जब मैं ज्वाइन हुआ तो मैंने कहा 2006 में 86, 20 साल हो गए, हमको अभी भी जाने दीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दीजिए, हम ख़त्म हुआ कहानी। नहीं साहब, इनको कैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, इनके खिलाफ इंक्वायरी करके हम शुरू करेंगे। खैर इंक्वायरी तो नहीं शुरू हुई, लेकिन उस वक्त बहुत जाने माने हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन उनका सलूक मेरे साथ, मुझे पता नहीं मेरी बदनसीबी है कि अच्छे लोगों ने ही मेरे साथ गलत सलूक किया, तो उन्होंने भी बदसलूकी की। आपको विश्वास नहीं होगा, चैनल के माध्यम से सारे राजकीय कर्मचारियों को बताना, शासकीय कर्मचारियों को बताना चाहता हूँ कि साहब भारत की हिस्ट्री में मुझे 4 साल कंपलसरी वेटिंग में रखा गया, बिना किसी नौकरी के, बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी टेबल के। मैं 4 साल रहा। उसके बाद में फिर हाई कोर्ट गया और फिर हाई कोर्ट ने फिर कहा कि ये क्या तरीका है, आप तो वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं करने के बाद उसको आप नौकरी नहीं देते, उसका पैसा नहीं देते। उसी समय में ये सब हमने अपनी कंपनी बनाई, क्योंकि मैं रोड पे खड़ा होकर भिक्षा तो नहीं मांगता सर, कोई पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो उसके बाद कोर्ट ने फिर कहा, कोर्ट ने तो महिला फाइट तक कहा, यहीं मरलापल्ले जस्टिस मरलापल्ले थे उन्होंने। उसके बाद इन्होंने मुझको वापस लिया। तो मैं फिर वापस लेने के बाद भी कुछ मेरे को ऐसे शांति से नहीं छोड़ा मतलब तो फिर भी चलते ही रही वारदातें, लेकिन वो ईश्वर को शायद कुछ चीज़ें मंजूर थी तो मैं DG बना और कमिश्नर बना। उसके बाद की वारदात जो है वो तो ईश्वर ने नहीं की, वो राक्षसी काम है। बिल्कुल संजय जी, हमसे इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV मुंबई।